जिसने सबसे पहले वर्गीकरण का प्रयास किया, जिसे वर्गीकी का पिता कहते हैं। इजी हो गया अर्नेस्ट हैकेल, जिसने प्रोटिस्टा किंगडम दिया, त्रिजगत किंगडम बन गया। हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके परिवार यूनिक स्टडी में। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जैव विविधता एवं जीवों में वर्गीकरण, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग वर्ल्ड। हम आज समझेंगे कि ये जैव विविधता क्या होता है और जीवों में वर्गीकरण कैसे की जाती है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि यह वीडियो देखने के बाद आप जीवों में वर्गीकरण से संबंधित जितने भी सवाल हैं उसको आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि जैव विविधता क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी में बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। इन सब जीवों में कुछ समानताएं हैं, कुछ असमानताएं हैं। तो इन समानता और असमानता को ही हम लोग कहते हैं जैव विविधता। हाँ, टेक्निकल टर्म में कहें तो यूँ कह सकते हैं कि जीवों के बीच उनके वास स्थान, कोशिका की संरचना, पोषण का प्रकार तथा प्रजनन के आधार पर पाए जाने वाले समानता और विषमता को जैव विविधता कहा जाता है। यानी यूँ कहें कि किस तरह वो अपना न्यूट्रिशन लेता है, उसका सेल का संरचना क्या है और उसका वास स्थान कैसा है, उसी आधार पर हम जब क्लासीफाई करते हैं, जीवों का प्रकार होता है, उसे हम जैव विविधता कहते हैं। आप जैसे देख सकते हैं कि एक मशरूम, जिसको हम लोग आम जीवन में देखते रहते हैं, मशरूम और एक ये पादप यानी कि ऐसा आम का वृक्ष, इन दोनों में, ये दोनों में कोशिका भित्ति पाया जाता है। लेकिन कोशिका भित्ति क्या होता है हम अभी आते हैं, लेकिन ये दोनों का जो है पोषण का जो प्रकार है वो अलग अलग है। तो अब यूँ कह सकते हैं कि ये अलग अलग है, यानी इनके बीच कोई विषमताएं हैं। तो ये हो गया। और समानता क्या है? समानता यह है कि इन दोनों में कोशिका भित्ति पाया जाता है। तो इस ऐसे ही है जैव विविधता। तो जैसा कि आप शुरू से जानते हैं कि इंसान की प्रवृत्ति रही है कि वो हर चीज़ को जानना चाहता है। तो इसी क्रम में इंसान ने जीवों को जानना शुरू किया कि कौन सा जीव कैसे होता है, कैसा वास स्थान है और उसका प्रजनन का कैसा प्रक्रिया है, कैसा पोषण है। तो जानने की प्रक्रिया जब शुरू की तो बहुत सारे जीव होने की वजह से एक साथ सबको पढ़ना मुमकिन नहीं है, इसलिए जीवों का वर्गीकरण किया गया। जीवों का वर्गीकरण में कई स्टेप्स होते हैं। उस स्टेप्स के बाद जीवों को एक सही जगह पर रखा जाता है और फिर जीवों को वर्गीकृत किया जाता है। तो पहले हम बताएंगे कि आज हम बात करेंगे कि जीवों के वर्गीकरण का कैसा कैसा अप्रोच रहा है और किस किस वैज्ञानिकों ने कब कब जीवों के वर्गीकरण में अपना भूमिका निभाई है। तो सबसे पहले बात करें कि जीवों की वर्गीकरण का सबसे पहला प्रयास अरस्तु महोदय ने किया था। अरस्तु जो कि जिसको सबको लगभग जानते हैं, इसे साइंस का पिता कहा जाता है। तो अरस्तु ने सबसे पहले जीवों को बांटने का प्रयास किया। उस जीवों को दो कैटेगरी में रखा, एक प्लांट और दूसरा एनिमेलिया। हम बात करते हैं अरस्तु द्वारा किया गया वर्गीकरण। अरस्तु ने कैसे वर्गीकृत किया? तो अरस्तु ने जो है पूरे जीव जगत को उसकी बाहरी संरचना के आधार पर उसको वर्गीकृत करने का प्रयास किया। अब जैसे बायोलॉजी में हम लोग जो है बाहरी संरचना और आंतरिक संरचना दोनों पढ़ते हैं, तो सिर्फ बाहरी संरचना के आधार पर जीवों को वर्गीकृत करना ये बहुत ज़्यादा अप्रोच सही नहीं था और इसको बहुत ज़्यादा दिनों तक मान्य नहीं किया गया। तो हम देखते हैं पहले कि जीवों को कैसे वर्गीकृत करने का प्रयास किया अरस्तु ने। तो अरस्तु द्वारा किया गया प्रयास था कि उसने जीव जगत को सबसे पहले दो भागों में बांटा। एक था प्लांटेई और एक था एनिमल, यानी प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम उसने बाहरी संरचना के आधार पर बांट दिया। उसके बाद उसने देखा कि फिर जो है उन्होंने तीन भागों में हर्ब्स और ट्री, हम अगर इनको अंतर करें, ट्री, हर्ब्स और सर्ब्स को इस तरह कह सकते हैं। जो बड़ा तना वाला पौधा जो काफ़ी ऊंचाई तक होता है उसे ट्री कह सकते हैं। जो छोटे होते हैं, बहुत छोटे, जिसका तना बहुत छोटा होता है, उसे हम लोग हर्ब्स कहते हैं। सर्ब्स जिसका तना थोड़ा सा बड़ा होता है, सर्ब्स का तना थोड़ा सा बड़ा होता है, उसे हम लोग पौधे को हम लोग सर्ब कर सकते हैं। जैसे आप कहिए कि ट्री, जैसे एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं, जैसे
आम जो एक पेड़ है उसमें मोटा तना होता है, उसमें वो काफ़ी ऊंचाई तो होता है, वो एक वृक्ष है, ट्री है। हर्ब्स क्या है? हर्ब्स जो है जैसे आप कह सकते हैं कि जास्मीन का पौधा, जास्मीन एक हर्ब्स है जिसमें काफ़ी छोटा तना होता है। और आप कह सकते हैं गुलाब का पौधा जिसकी एक ऊंचाई होती है लेकिन उसका तना भी काफ़ी पतला होता है, तो उसे हम लोग शर्ब करते हैं। ये हो गया हर्ब्स और सर्ब्स और ट्री। इन तीन भागों में उन्होंने क्लासीफाई किया जो कि बाहरी संरचना के आधार पर था। अब एक अगर इसमें कॉमन चीज़ कह सकते हैं तो ट्री यानी आम के पौधे में, पेड़ में भी फूल आते हैं, हर्ब्स में भी फूल आते हैं और सर्ब्स में से फूल आते हैं। तो इसका जो आप रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर देखेंगे तो तीनों का सेम है, फिर इसको अलग अलग रखा गया। तो ये उसी तरह जंतु जगत को भी उन्होंने खून मतलब ब्लड के आधार पर, रक्त के आधार पर बांटने का प्रयास किया। तो इस तरह के बाहरी संरचना के आधार पर जो बांटने का प्रयास किया, ये अप्रोच बहुत दिनों तक सही नहीं रहा। इसके बाद जो है फिर कई साइंटिस्ट वैज्ञानिक आए और जीवों को बांटने का प्रयास किया। पहले हम बात करते हैं कि वर्गीकरण क्या है। तो वर्गीकरण जीवों को उनके गुण और उनके वासस्थान, उनके जो है क्या कहता है प्रजनन के आधार पर कई भागों में वर्गीकरण क्या आता है, कई भागों को बांटा जाता है। इसका हम लोग वर्गीकरण कहते हैं। और वर्गीकरण के लिए साइंस में एक अलग से ब्रांच है जिसको हम लोग वर्गीकी कहते हैं या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। तो उस क्या है वो पहले समझते हैं। तो टेक्सोनोमी यानी वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान भी कहते हैं उसे। विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया जाता है, यानी जीवों को कैसा बांटा है, किस बांटने का क्या प्रोसेस है, उसका अध्ययन किया जाता है, उसे वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान कहते हैं। किसे कहते हैं? जीवन विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे वर्गीकी या वर्गीकरण विज्ञान में कहते हैं। इंग्लिश में कहते हो द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टेक्सोनोमी। यानी और वर्गीकरण को जो सही तरह से करने का प्रयास किया, और वर्गीकरण साइंस की जिसने स्थापना की, जिसने वर्गीकरण साइंस को एक रूप दिया, वो था कैरोलस लिन्नियस साहब ने। ये तो बांटने का सबसे पहला प्रयास अरस्तु ने किया था, लेकिन अरस्तु का जो बांटने का प्रयास था वो बाहरी संरचना के आधार पर था, जो कि बहुत ज़्यादा सही नहीं रहा, बहुत ज़्यादा मानी नहीं रहा। सही तरीके से बांटने का प्रयास कैरोलस लिन्नियस ने किया था। इसलिए हम लोग वर्गीकी का पिता यानी फादर ऑफ टेक्सोनोमी कैरोलस लिन्नियस को कहते हैं, जिन्होंने शुरुआत करी इसके लिए, टेक्सोनोमी के लिए, वर्गीकरण के लिए, और वर्गीकी का स्थापना किया, वर्गीकरण को एक रूप दिया। कैसे सही तरीके से बांटने का प्रयास कैसे शुरू हुआ, यानी कि कैरोलस लिन्नियस साहब ने कैसे बांटा, उसके बाद आने वाले वैज्ञानिकों ने कैसे कैसे बांटने का प्रयास किया। और मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक के माध्यम से ये भी समझा दूंगा कि ये याद करा दूंगा कि किस किस वैज्ञानिकों ने कौन कौन सा जगत बनाया है, कौन कौन सा जगत दिया है। चलिए आप देखते हैं। तो सबसे पहला प्रयास कैरोलस लिन्नियस साहब ने किया। इसने आधार क्या बनाया? तो आधार सिर्फ बाहरी संरचना को नहीं बनाया अरस्तु के जैसा, ये बाहरी संरचना के साथ साथ आंतरिक संरचनाओं को भी ध्यान में रखा। जैसे कि इसने पहले पूरे जीव जगत को दो भागों में बांटने का प्रयास किया। आधार क्या था? आधार ये था कि जिसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है और किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। जिसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है उसने उसको प्लांटी में रखा, और जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता उसको एनिमेलिया में रखा। लेकिन आप ये सोच सकते हैं कि इतना बड़ा जीव का जगत है, इतने जीवों की संख्या है, इसको सिर्फ अगर दो ग्रुप में बांट दें, दो जगत में बांट दें, तो क्या पढ़ने में सुगम बनाना होता है? तो ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब इतने सारे जीवों को सिर्फ दो ग्रुप में बांट रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा सुगम नहीं बनाया। इसलिए जो है इसको समय समय पर परिवर्तन करता रहा। तो फिर जो है आगे आया एक साइंटिस्ट का नाम था अर्नेस्ट हैकेल। तो अब पहले हम ये समझते हैं कि इस प्लांटी में से सबसे मेजर कमी क्या है, जो अगला वाला वैज्ञानिक आके उसको सॉल्व किया है। तो इसमें मेजर कमी यह है कि प्लांटी और एनिमल यानी पादप जगत और जंतु जगत, पादप जगत में कुछ ऐसे जीव को रखा गया था जो एक कोशिकीय भी था और कुछ बहुकोशिकीय भी था। तो उसमें कोशिका भित्ति था तो उसको एक जगह रख दिया। जंतु जगत का भी यही हाल था, इसमें भी एक कोशिकीय जीव था और बहुकोशिकीय जीव था। तो इसको क्या किया कि अगला जो साइंटिस्ट है अर्नेस्ट हैकेल साहब ने प्रोटिस्टा एक किंगडम बनाया, जिसमें से
जिस क्या किया कि प्लांट्स में से जितने भी एक कोशिकीय जीव थे और एनिमेलिया में जितने भी एक कोशिकीय जीव थे उसको निकाल के प्रोटिस्टा में रख दिया। अब बन गया 3 जगतीय सिस्टम, 3 जगतीय व्यवस्था, यानी 3 किंगडम सिस्टम, जिसमें कि अर्नेस्ट हैकेल ने एक नया दिया प्रोटिस्टा। अब हो गया पादप, जंतु, प्रोटिस्टा, यानी प्रोटिस्टा, पादप और जंतु। प्रोटिस्टा हो गया एक कोशिकीय जीव का जगत, पादप हो गया बहुकोशिकीय कोशिका भित्ति सहित जगत, और जंतु हो गया बहुकोशिकीय कोशिका भित्ति रहित जगत। अब जो है, अब एक अगला जो वैज्ञानिक आता है कोपलैंड, उसने एक नया किंगडम दिया मोनेरा। आखिर मोनेरा में उसने क्या किया, और अगला इसी पिछला वर्ड था 3 किंगडम सिस्टम में क्या मेजर गड़बड़ी थी। तो गड़बड़ी यह थी कि जो अर्नेस्ट हैकेल साहब ने पादप से और जंतु से जो जीवों को निकाला, उसमें से कुछ एक प्रोकैरियोटिक को भी निकाला और कुछ यूकैरियोटिक को, जो भी एक कोशिकीय जीव था उसको इसमें रख दिया। अब जैसे पादप में कुछ प्रोकैरियोटिक जीव था और एक कोशिकीय, और जंतु में भी कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिकीय जीव था, उसको निकाल के भी और यूकैरियोटिक को भी निकाल के प्रोटिस्टा में रख दिया। यानी प्रोटिस्टा एक ऐसा जगत बन गया था जो एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक का भी था और यूकैरियोटिक का भी था। तो हम समझते हैं पहले कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है। तो प्रोकैरियोटिक वैसा कोशिका होता है जिसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी कोशिका होता है उसमें एक केंद्रक होता है जो दोहरी झिल्ली से घिरा होता है और उसके बीच जेनेटिक मटेरियल यानी आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में ऐसा दोहरी झिल्ली नुमा कोई अंगक नहीं पाया जाता जिसके अंदर डीएनए को रखा जाए। यही नहीं, इसके अलावा यूकैरियोटिक कोशिका में जितने भी झिल्ली युक्त अंगक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया कह सकते हैं, प्लास्टिड कह सकते हैं, सेंट्रोसोम कह सकते हैं, वो सभी जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता। ये है मेजर डिफरेंस। तो ये अर्नेस्ट हैकेल महोदय ने प्रोटिस्टा में प्रोकैरियोटिक को भी रख दिया और यूकैरियोटिक को रख दिया इस आधार पर क्योंकि वह एक कोशिका का बना था। जो कि अगला साइंटिस्ट जो था कोपलैंड, उन्होंने उन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को अलग किया। उसने क्या किया कि प्रोटिस्टा से जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव थे उसको निकाल के मोनेरा में रख दिया। अब बन गया, और यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव को प्रोटिस्टा में रहने दिया। मतलब क्या हुआ, मतलब यह हुआ कि मोनेरा एक ऐसा जगत बन गया जिसमें सिर्फ प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीव थे। प्रोटिस्टा एक ऐसा जगत बन गया जिसमें सिर्फ एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव थे। और पादप एक ऐसा जगत बन गया जो कोशिका भित्ति युक्त जीव का जगत बन गया, और जंतु कोशिका भित्ति रहित जीव का जगत बन गया। ये यहाँ तक मेजर जो प्रॉब्लम था वह सोल्व हो गया। अब एक जो लार्ज प्रॉब्लम बच गया है वह है पादप जगत का। पादप जगत में जो है कुछ ऐसे जीवों को भी रख दिया गया है जो कि स्वयं अपना खाना बना सकते हैं, और कुछ ऐसे जीव को भी रखा गया जो अपना खाना नहीं बना सकते। मतलब क्या हुआ, जैसे आप मार्केट में मशरूम देखते हैं और सड़ी गली जगहों पर गोबर छत्ता देखते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये दूसरे के बनाए हुए खाने पर निर्भर रहता है, नहीं सड़े गले पदार्थ पर निर्भर रहता है। तो अब अगर पादप जगत में सिर्फ कोशिका भित्ति के आधार पर रख देंगे तो ये सही नहीं होगा। इसमें कुछ तो R.H. व्हिटेकर ने जो 5 जगत सिस्टम दिया, उसने मेजर काम यह किया कि पादप जगत में जो खाना बनाते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया खुद करते हैं, उसको पादप में रख दिया, और जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं उसको फंजाई में कर दिया। यानी मशरूम हो गया, आपका गोबर छत्ता हो गया, या जो आप बड़े फंजाई में कौन कौन से आते हैं, जैसे ब्रेड में आप मार्केट से लाए ताज़ा खरीद के 2 दिन से खुला छोड़ दिए, उसमें फफूंदी आ जाता है, डार्क कलर का हो या वाइट कलर का हो, इसको उस सब जितने भी जीव थे उसको निकाल के फंजाई में रख दिया। यानी ये 5 जगत का सिस्टम बन के तैयार हो गया, जिसका मेन श्रेय R.H. व्हिटेकर को जाता है 5 जगत सिस्टम करने का, और शुरुआत करने का जगत कैरोलस लिनियस को जाता है। इसलिए इसको हम लोग वर्गीकी का पिता कहते हैं। यानी ये हो गया एक कैरोलस लिनियस, दूसरा हो गया अर्नेस्ट हैकेल, तीसरा हो गया कोपलैंड, और चौथा हो गया रॉबर्ट व्हिटेकर यानी R.H. व्हिटेकर, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं। तो ये 5 जगत सिस्टम 4 साइंटिस्टों ने मिलकर समय समय पर परिवर्तन करके दिया है। अब हम आपको एक ऐसा वर्ड बताते हैं जिससे आप जो है इन 5 जो 4 वैज्ञानिक ने जो अपना ये दिया
जगत दिया उसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। ये वर्ड है लीकर, LECOR। वो लीकर जो होता है, जो देखते हैं LIQUOR होता है, लेकिन नाम मिलता रहता है, ये LECOR। L से हो गया लिनियस, जिसने सबसे पहले वर्गीकरण का प्रयास किया, जिसे वर्गीकी का पिता कहते हैं। E से हो गया अर्नेस्ट हैकेल, जिसने प्रोटिस्टा किंगडम दिया, त्रिजगत किंगडम बन गया। CO से हो गया कोपलैंड, जिसने मोनेरा किंगडम दिया, जो 4 जगतीय व्यवस्था बन गया। और R से हुआ आर्य छूटेकर, जिसने फंजाई दिया। यानी LECOR इसी 4 वैज्ञानिक का नाम है, लीकर, जिन्होंने जिन सबों ने मिलकर ये 5 जगतीय सिस्टम दिया, जिसमें से आपको मैं एक बार फिर से बताता हूँ कि कौन सा जगत का क्या गुण है। तो मोनेरा की बात करें तो मोनेरा जो है एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव का जगत है, जिसको कोपलैंड ने दिया था। प्रोकैरियोटिक बताया आपको कि वैसा कोशिका जिसमें वास्तविक केंद्रक नहीं पाया जाता है और कोई भी झिल्ली युक्त अंगक नहीं पाया जाता है, उसे हम लोग मोनेरा कहते हैं। उन सब जीवों को मोनेरा में रखा गया है। अगला है प्रोटिस्टा, इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। यूकैरियोटिक, इसमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है और इसमें झिल्ली युक्त अंगक भी पाए जाते हैं, जैसे कह सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम आप कह सकते हैं, या फिर ये प्लास्टिड कह सकते हैं, जो पादप में पाया जाता है। प्रोटिस्टा हो गया। उसके बाद हो गया फंजाई। फंजाई में वैसे जीव को रखा गया है जो कि बहुकोशिकीय है और साथ में अपना खाना खुद नहीं बनाता है, और इसके अलावा इसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है जो कि काइटिन का बना है मेनली, और भी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है लेकिन मेन कह सकते हैं काइटिन का बना है। और अगला है पादप जगत, प्लांटेई, जो किसका है? प्लांटेई जो है वो बहुकोशिकीय जीव का जगत है जो अपना खाना खुद बनाते हैं और जिसमें कोशिका भित्ति पाया जाता है, और इसका कोशिका भित्ति पादप जगत का सेलुलोज का बना होता है। पादप से ही जीवों को निकालकर फंजाई में रखा गया है आर्य छूटेकर द्वारा। और जंतु जगत जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, और इसमें कोशिका भित्ति भी नहीं पाई जाती है, और यह बहुकोशिकीय होता है। यह हो गया 5 जगत का सिस्टम जिसको आज हम लोगों ने पढ़ा। आई होप आपको ये बातें समझ आई होगी। अगर आप अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।